हेलो गाइस, वेलकम बैक एट बिस्टी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इकोलॉजी नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो बीएससी, एमएससी और 12th, 11th, 10th, 9th, 8th, 7th तक आई थिंक ये जो आपका जो ये वास्ट एरिया है इकोलॉजी का वहाँ तक कवर करता है और कॉम्पिटिशन लेवल पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इकोलॉजी का यानी कि इंट्रोडक्शन आज हम करेंगे। इसके बारे में विस्तृत जानकारी ना लेके कुछ बेसिक जानकारी इकोलॉजी या एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इकोलॉजी जो है टर्म इसे हम हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी बोलते हैं। ठीक है, तो इकोलॉजी एक ऐसी स्टडी है, इट इज़ अ स्टडी बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। यानी कि जो जीव है उसका वातावरण के उसके सराउंडिंग वातावरण से जो उसका संबंध है उसके बारे में स्टडी करना ही क्या होता है? इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड विद देयर एनवायरनमेंट इज नोन एज इकोलॉजी। ठीक, समझ में आया इतना? आई थिंक तो सबसे पहले जो टर्म है इकोलॉजी वो दिया था अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में। 1869 में किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक, ये एक जबकि ग्रीक वर्ड है। ग्रीक इज अ डेड लैंग्वेज, अब नहीं बोली जाती, पहले कुछ समय पहले बोली जाती होगी आती। तो जिसका मतलब होता है ड्वेलिंग और हाउस। सीधे सीधे हाउस में यानी कि हमारे चारों ओर के सराउंडिंग्स का हमसे रिलेशन। अगर मैं अपनी बारे में बात करूँ, मैं भी क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म हूँ, वैसे ही आप भी एक ऑर्गेनिज्म है। आपका सराउंडिंग से जो रिलेशन है उसके बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, वहीं दूसरा टर्म हम देखते हैं एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का सीधे सीधा मतलब है सराउंडिंग, जो आपके चारों ओर, उस ऑर्गेनिज्म के चारों ओर जो चीज़ें, चाहे वो बायोटिक हो या एबायोटिक, जैविक हो अजैविक, जो उस ऑर्गेनिज्म को, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, यानी कि उसको उत्तेजित करती है या उसमें कोई स्टिमुलस लाने की जो है प्रयास करती है। ठीक है, या एफर्ट मारती है, तो उसे बोलते हैं एनवायरनमेंट। वो बायोटिक भी हो सकता है, एबायोटिक भी हो सकता है, वो आगे हम फर्दर पढ़ते रहेंगे आगे भी। तो ऑर्गेनिज्म हो चाहे एनवायरनमेंट हो, ये दोनों एक दूसरे पे क्या कहते हैं? इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट रह सकते हैं। और ये रिलेशन हमेशा क्या रहता है? डायनेमिक रहता है, बदलते रहता है। कभी ऑर्गेनिज्म पे एनवायरनमेंट भारी रहता है और एनवायरनमेंट पे कभी ऑर्गेनिज्म भारी रहता है। ठीक है, ये एक दूसरे में क्या है? इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर लागू होता है। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो बढ़ेगा, इस तरीके से चलता रहता है। तो आपने जाना है ना कि एनवायरनमेंट क्या है। ठीक है, फिर हम देखते हैं एनवायरनमेंट जो फैक्टर है वो दो कैटेगरी से हमने उसको डिवाइड करा है। ठीक है, एक होता है बायोटिक जैविक, दूसरा होता है एबायोटिक। दीज आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स और द इको फैक्टर्स। इसको हम कहते हैं इको फैक्टर भी कहते हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, वातावरण के घटक जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो जैविक भी हो सकता है, अजैविक, बायोटिक भी हो सकता है, एबायोटिक भी हो सकता है। बायोटिक में वो आएंगे जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्रे, शिकार की जो उपलब्धता है वो होती है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रे। ऑर्गेनिज्म अगर रह रहा है किसी एनवायरनमेंट, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट पे यानी वातावरण में रह है, तो उसको खाने की फीडिंग की जरूरत पड़ेगी और उसको उसका शिकार होना जरूरी है। अब उसका कुछ खाने के लिए तो चाहिए ना, कोई जीव चाहिए, तो वो डिपेंड करता है। वो हो गया बायोटिक कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, दूसरा है कॉम्पिटिटर। अगर आप किसी सराउंडिंग्स में रह रहे हैं, जैसे आप हो ए, तो आपका भी एक दूसरा आपके जैसा ही दिखने वाला जीव या ऑर्गेनिज्म होगा बी, वो आपका क्या होगा? कॉम्पिटिटर होगा। कॉम्पिटिटर क्या होते हैं? जिनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हो? सेम हो। जिनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हो? सेम है। चाहे वो आप फूड के मामले में हो, फूड से आपसे स्पर्धा कर रहा है, कॉम्पिटिशन कर रहा है आपके साथ, चाहे वो आपके रिप्रोडक्शन को लेकर हो, अपनी रेस को आगे बढ़ाने के लिए जो रिप्रोडक्शन करते हैं हम लोग, उसको लेकर हो, तो वो उन दोनों के बीच में तब भी कॉम्पिटिटर। चाहे वो एरिया को लेकर हो कि यार ये एरिया आपको भाई मेरा है या एरिया मेरा है,
तो इन दोनों के बीच में हमेशा एक बाउंड्री रहती है जो एक दूसरे को सेपरेट रखती है। अगर ये बाउंड्री क्रॉस होती है तो उनमें से एक जो जिसकी सर्वाइवबिलिटी हाई रेट होती है, ठीक है, जो ज़्यादा एडेप्टेबल है, वो सर्वाइव करता है इस कंडीशन में। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, डार्विन से रिलेटेड आपने बहुत सारी थ्योरी सुन ली। तो जैसे सपोज ए ज़्यादा सर्वाइवबिलिटी इसकी हाई है तो ये क्या करेगा, ये एनवायरनमेंट को टॉलरेट कर पाएगा और इजीली एनवायरनमेंट में रह पाएगा, ठीक है, अडेप्ट हो पाएगा। और इसकी जो प्रोजेनिस है वो आगे को बढ़ते जाएगी, यानी संतति जो नेक्स्ट जनरेशन है इसका वंश आगे को चलता जाएगा। लेकिन जब बी है तो यहाँ पर ही इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाएगी और प्रकृति में इसकी अहमियत खत्म हो जाती है, ठीक, इस तरीके से चलता है। हालांकि अहमियत कभी भी किसी की खत्म नहीं होती, डेथ होने के बावजूद भी इसका जो एबायोटिक टू बायोटिक कंपोनेंट में इसका चक्र यानी कि साइक्लिंग होती रहेगी इस तरीके से। तो एबायोटिक में आपने देखा कि कंपिटिटर भी होता है। प्रेडेटर्स, अगर आप किसी के प्रेडेटर्स हैं तो आपका भी कोई तीसरा पर्सन प्रेडेटर्स होता है, आपको भी तो कोई खा सकता है। तो इस तरीके से आपकी संख्या, जो आपके नंबर्स है, आपकी पॉपुलेशन के जो नंबर है वो डिपेंड करते हैं कि वहाँ पर कितने नंबर्स ऑफ प्रेडेटर्स आपके कितने हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा शिकारी होंगे आपके, तो उनकी आपकी संख्या में आपकी पॉपुलेशन में गिरावट आ गई, ठीक है, आपके जो वेरिएशन है उसमें भी गिरावट आएगी कहीं ना कहीं। तो ये डिपेंड करता है प्रेडेटर्स के नंबर्स पर भी। चौथा है पैरासाइट्स। हम रहते हैं तो ऐसा नहीं कि हम पूरी जीवन भर डिजीज से क्योर रहेंगे, ठीक है, आने वाले समय में आपको डिजीज होते रहती है। तो उसका रीज़न एक पैरासाइट्स कई टाइप के हो सकते हैं। एक्टोपैरासाइट्स होता है, ठीक है, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं एंडोपैरासाइट्स जो अंदर रहते हैं। एक्टोपैरासाइट्स का कॉमन एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, लीच जो होता है, जो जॉग जिसे कहते हैं, वो एक्टोपैरासाइट ऐसा स्किन में जो अपने है, अपने जो तूत है जो उसको डिप करता है और वहाँ से ब्लड सक करता है, अपना जीवन जो लाइफ स्पैन को कंटिन्यू करता है। जबकि एंडोपैरासाइट्स ऐसे होते हैं जैसे टेपवर्म, ये इस टाइप के जो जीव ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर इनसाइड रहता है, तो इसका नाम में लिखा है एंडोपैरासाइट। पैरासाइट मतलब होता है परजीवी, ठीक है। तो इस तरीके से पैरासाइट्स भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है और कि अपना चीज़ तो समझना है वो। फिर हम बात करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स को, ठीक है। एबायोटिक फैक्टर्स में आ जाएगा टेम्परेचर, तापमान, उस पर्टिकुलर जगह का तापमान क्या है वो भी निर्भर करेगा। आप देख लीजिए डेजर्ट वाला एरिया देखते होंगे आप मोस्टली, ठीक है। डेजर्ट में कौन से पेड़ होते हैं, ऐसे जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं लगभग, ठीक है, जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं मोस्टली, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, सनी रीजन होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सन की रेस पड़ती है। तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर स्कैर्सिटी हाई हो जाती है। स्कैर्सिटी ऑफ वाटर क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसे ही जीव सर्वाइव करेंगे, ऐसे ही जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएंगे जिनके ऊपर ये एडेप्टेबिलिटी है कि वो स्कैर्सिटी ऑफ वाटर के दौरान अपने आप को सर्वाइव कर सके, जी सके, ठीक है। तो टेम्परेचर डिसाइड करेगा उस ऑर्गेनिज्म का, ये क्या है, एबायोटिक फैक्टर, ठीक है, फिजिकल फैक्टर भी कह सकते हैं उसे, ठीक है। दूसरा अमाउंट ऑफ सनलाइट, उस पर्टिकुलर एरिया में कितने टाइम के लिए सनलाइट पड़ी वो भी डिपेंड ऑर्गेनिज्म को क्या करेगी, ऑर्गेनिज्म क्या करेगी, अफेक्ट करेगी, ठीक है। फैक्टर है, फैक्टर क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, चाहे एबायोटिक हो चाहे फायोटिक। तो सनलाइट भी क्या करेगी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को। जैसे सपोज एक पर्सन है तो यहाँ धूप बहुत पड़ी है, तो अफ्रीका को मान के चलो, मैं आपको दिखाता हूँ छोटा सा एग्जाम्पल लेगा। अफ्रीका में क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेज सनी जो एरिया बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है, यानी कि सनी वहाँ पर एरिया हमेशा ज़्यादातर रहता है, सनी डे जैसे कहें। तो वहाँ पर की जो ज़्यादातर आपने पर्सन देखेंगे कैसे होते हैं, ब्लैक, उनका स्किन का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। वह हालांकि इसका जेनेटिक रीज़न भी हो सकता है, बट मैं एक एज एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ कि सनलाइट, अमाउंट ऑफ सनलाइट जो पड़ती है तो उनके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। कि तो यहाँ पर क्या होगी, अगर वहाँ पर धूप ज़्यादा पड़े तो वहाँ पर सूखा भी ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। इसके यहाँ पर क्या होगा, सूखा भी ज़्यादा पड़ेगा तो क्रॉप प्रोडक्शन बहुत लो हो जाएगा। तो उस वजह से उनका जो फूड है वो भी यहाँ पर उसकी भी क्या हो जाएगी, स्कैरिसिटी हो जाएगी। इस तरीके से पीएच ऑफ वाटर, पीएच ऑफ वाटर भी डिफाइन करता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, वो करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। किसी का सपोज एसिडिक है, 6 से बिलो है, तो उस पानी को भी आप पी नहीं सकते, ठीक है। और किसी का क्या है, बेसिक है,
एल्कलाइन सॉल्यूशन है, बेसिक या एल्कलाइन कहेंगे, मोर देन 7 है, 8 है, 8.5 है, इस तरीके से, तो उस पानी को भी आप नहीं पी सकते। तो वहाँ पर भी आपका सर्वाइविलिटी ऑफ राइट कम हो जाएगा। आपको ऐसे वाटर की जरूरत पड़ेगी जहाँ पर वाटर क्या है, न्यूट्रल लेवल पे है, यानी कि उसका पीएच लेवल कितना है, 7 रहेगा, ठीक है। तो ऐसे पानी को आप पी सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप सर्वाइव कर सकते हैं। सॉइल भी की कंडीशन भी उस पर्टिकुलर एरिया के ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करेगी, ठीक है। सॉइल अगर ब्लैक सॉइल है तो वहाँ पर ज़्यादा फर्टिलिटी आपको देखनी पड़ेगी। अगर वहाँ की रेतीली सॉइल है तो वहाँ पर से पानी जो है आसानी से उन कैपिलरीज से होते हुए, या कहेंगे हम उन होल्स के होते हुए पार हो जाएगा, और वहाँ पर भी क्या होगा, पानी की कहीं भी स्टोरेज नहीं रह जाएगा, रिजर्वायर नहीं देखने को मिलेगा, और पानी एकदम से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और या तो वहाँ से बह के दूसरी प्लेस में चले जाता है। इस तरीके से वहाँ पर स्कैसिटी ऑफ वाटर हमेशा बने रहेगा। तो इस तरीके से सॉइल का टेक्सचर भी डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को वो जगह देती है नहीं, इस तरीके से, ठीक है। और वो आपको थोड़ा सा बेसिक मॉडल ऑफ इकोलॉजी समझ में आएगा किस तरीके से, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस सीरीज़ को आगे हम बढ़ाते रहेंगे जितना हो सकेगा, ठीक है। हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।